बास्केटबॉल के दिग्गज माइकल जॉर्डन की कहानी के बारे में अगर हम सोचें। हाँ, जो कि बहुत ही क्लासिक उदाहरण है हार ना मानने का। बिल्कुल। मतलब कल्पना कीजिए एक युवा लड़के की जिसके लिए बास्केटबॉल ही उसकी दुनिया है। वो स्कूल की बास्केटबॉल टीम के ट्रायल्स में जाता है, अपना बेस्ट देता है और फिर उसे टीम से रिजेक्ट कर दिया जाता है। और उस उम्र में ये सब कुछ खत्म हो जाने जैसा लगता है ना। एग्जैक्टली। उस कम उम्र के लड़के के लिए तो ये बहुत बड़ा झटका रहा होगा। तो क्या उस रिजेक्शन के बाद उसने निराश होकर खेलना छोड़ दिया था? बिल्कुल नहीं। और यही वो टर्निंग पॉइंट है जो एक आम इंसान और एक लेजेंड के बीच का फासला तय करता है। आमतौर पर इतनी बड़ी निराशा के बाद कोई भी इंसान टूट जाता है। हाँ, वो बस मान लेते हैं कि ये उनके बस का नहीं है। सही कहा। ज्यादातर लोगों के लिए असफलता एक फुल स्टॉप की तरह होती है। या तो सफलता मिली या फिर कहानी खत्म। लेकिन कुछ गिने चुने लोग इस फुल स्टॉप को ना एक कॉमा में बदल देते हैं। तो चलिए आज इसे थोड़े डिकोड करते हैं। आज हम इस गहरी चर्चा में दो बहुत ही शानदार सोर्सेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। पहला है मास्टरिंग द ग्रोथ माइंडसेट, टर्निंग फेलियर इनटू सक्सेस, और दूसरा है द ग्रोथ माइंडसेट, टर्निंग फेलियर इनटू विक्ट्री। दोनों ही बहुत कमाल के सोर्सेज हैं। हाँ, और हमने अक्सर कॉर्पोरेट सेमिनार्स में ग्रोथ माइंडसेट जैसे भारी भरकम शब्द बहुत सुने हैं। लेकिन आज हमारा मिशन इन शब्दों से आगे बढ़कर ये समझना है कि दुनिया के सबसे सफल लोगों के दिमाग में हार के ठीक बाद आखिर चलता क्या है। बिल्कुल, हम ये समझेंगे कि कैसे एक मामूली सा माइंडसेट शिफ्ट किसी भी इंसान की सबसे बड़ी हार को एक ऐतिहासिक जीत में बदल सकता है। और ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल बात नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पूरी चर्चा के दौरान हम उस साइकोलॉजी को गहराई से समझेंगे। हमारे सोर्सेज बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से ये साबित करते हैं कि असफलता असल में कोई अंतिम पड़ाव नहीं है, बल्कि वो सफलता की सीढ़ी है। एग्जैक्टली। माइंडसेट का ये फर्क ही तय करता है कि हार के बाद कौन बिखर जाएगा और कौन निखर जाएगा। जॉर्डन की कहानी सुनकर दिमाग में अक्सर ये बात आती है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग हार के बाद दोगुनी ताकत के साथ वापस आते हैं और कुछ लोग पूरी तरह से टूट जाते हैं। इसका जवाब किसी के टैलेंट में नहीं है। राइट, ये इंसान के माइंडसेट में छिपा है। फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट आखिर क्या है, इसे समझने के लिए ना हमारे सोर्सेज में अर्जुन और समीर नाम के दो दोस्तों की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी दी गई है। हाँ, और ये कहानी उस पूरी जटिल साइकोलॉजी को बहुत ही आसान तरीके से समझाती है। तो अर्जुन और समीर दोनों को ड्राइंग का बहुत ज्यादा शौक था और दोनों का टैलेंट भी लगभग एक जैसा ही था। बिल्कुल, कोई खास फर्क नहीं था उनकी स्किल्स में। एक दिन स्कूल में एक ड्राइंग कंपटीशन होता है और दुर्भाग्य से दोनों ही उस मुकाबले में हार जाते हैं। वो तो बुरा लगता है बच्चों को, बहुत बुरा लगता है। अब हार का जो अनुभव था वो तो दोनों के लिए समान रूप से कड़वा था, लेकिन इस हार को प्रोसेस करने के तरीके ने ना उनके भविष्य की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। तो अर्जुन ने शायद उस हार को बहुत पर्सनली ले लिया था। हाँ, उसने वही किया जो ज्यादातर लोग करते हैं। अर्जुन का माइंडसेट फिक्स था। उसने हारने के तुरंत बाद ये मान लिया कि उसके अंदर टैलेंट ही नहीं है। मतलब उसने खुद को जज कर लिया तुरंत। एग्जैक्टली। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वे किसी एक हार को अपनी पूरी पहचान का सर्टिफिकेट मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि टैलेंट जन्म से मिलता है। सही कहा। उन्हें लगता है कि अगर वो एक बार फेल हुए मतलब वो उस काम के लायक ही नहीं है। तो उसने तुरंत हार मान ली और अपनी जिंदगी में फिर कभी ब्रश नहीं उठाया। वाओ, मतलब ये एक कांच के फूलदान की तरह है, देखने में बहुत सुंदर, लेकिन जैसे ही जमीन पर गिरा सीधा चकनाचूर हो गया। वो शॉक एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाया। या सटीक एनालॉजी दी है आपने। हाँ, फिक्स माइंडसेट बिल्कुल उस कांच के फूलदान की तरह ही नाजुक होता है। लेकिन दूसरी तरफ समीर था, उसका ग्रोथ माइंडसेट था। तो समीर का रिएक्शन कैसा था? समीर ने भी हार का स्वाद चखा, उसे भी बुरा लगा ही होगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि उसमें टैलेंट की कमी है। उसका माइंडसेट एक मांसपेशी यानी मसल की तरह काम कर रहा था। अच्छा, जो जिम में भारी वजन उठाने से टूटती है लेकिन फिर रिकवर होके पहले से ज्यादा मजबूत बन जाती है। एकदम सही। समीर ने सोचा कि वो अभी जीत नहीं पाया है, लेकिन मेहनत करके वो अपनी कला को जरूर सुधार सकता है। उसने हार को खुद पर हमला नहीं माना। बिल्कुल नहीं, उसने उसे सीखने का एक मौका समझा। वो हर रोज प्रैक्टिस करता रहा, गलतियों को सुधारता रहा और आगे चलकर एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन गया। यहां जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि दोनों के टैलेंट में कोई बुनियादी फर्क था ही नहीं।
असली फर्क सिर्फ इस बात में था कि उन्होंने उस हार से मिले डेटा का क्या किया। एग्जैक्टली। ये तो बिल्कुल एक वीडियो गेम खेलने जैसा है। देखिए, जब कोई इंसान वीडियो गेम खेल रहा होता है और उसका कैरेक्टर आउट होता है या किसी गड्ढे में गिर जाता है तो कोई भी अपना कंसोल बंद करके रोने नहीं बैठ जाता। हाँ, वो ये नहीं कहते कि मैं तो गेमर बनने लायक ही नहीं हूँ। बिल्कुल, उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि एक नई जानकारी मिली है, एक नया डेटा मिल गया है कि अगली बार उस गड्ढे के पास थोड़ा तेज दौड़ना है या जंप पहले करना है। समीर ने भी अपनी कला के साथ बिल्कुल यही किया। उसने अपनी हार को एक नेगेटिव सर्टिफिकेट की तरह नहीं लिया। हाँ, बल्कि डेटा की तरह इस्तेमाल किया। और यही फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का कोर है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले ये मानकर चलते हैं कि उनकी क्षमताएं पत्थर की लकीर हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले हर फेलियर को एक फीडबैक लूप की तरह देखते हैं। वे जानते हैं कि अभ्यास से कोई भी स्किल डेवलप की जा सकती है। अर्जुन और समीर की कहानी बहुत रिलेटेबल है, लेकिन कई बार मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या यह सिर्फ स्कूल या हॉबी तक ही सीमित है? आपका क्या मतलब है? मतलब जब दांव पर बहुत कुछ लगा हो, जब जिंदगी या करोड़ों के कंपनियों का सवाल हो, तब क्या होता है? और ये सवाल हमें सीधे दुनिया के कुछ सबसे महान आविष्कारों और बिजनेस लीडर्स की ओर ले जाता है। बिल्कुल। स्टीव जॉब्स और थॉमस एडिसन की सफलता का रहस्य इसी ग्रोथ माइंडसेट की नींव पर खड़े हैं। थॉमस एडिसन का ही उदाहरण ले लीजिए। जब वे इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की प्रक्रिया में थे तो सोर्सेस के अनुसार वे 10,000 बार फेल हुए थे। 10,000 बार? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, जरा इसकी गंभीरता को समझिए। बहुत बड़ा नंबर है ये। लेकिन एक मिनट, यहां मैं थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना चाहूंगी। हाँ, बताइए। अगर कोई इंसान 10,000 बार एक ही चीज में फेल हो रहा है तो क्या वो ग्रोथ माइंडसेट है या फिर एक जिद्दीपन जिसे हम डिल्यूजन कह सकते हैं? मतलब अगर मैं किसी काम में 5,000 बार फेल हो जाऊं तो शायद अक्लमंदी इसी में है कि मैं मान लूं कि मैं उस काम के लिए बनी ही नहीं हूं। ये एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा करता है। और यहीं पर ना फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का सबसे बारीक अंतर समझ में आता है। वो कैसे? अगर एडिसन 10,000 बार एक ही गलती को दोहरा रहे होते तो वो बेवकूफी होती, डिल्यूजन होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब एडिसन से उनकी इस अथाह निराशा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही शांत भाव से एक बात कही थी। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि मैं हार नहीं माना हूं, बल्कि मैंने बल्ब ना बनाने के 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। वाओ! एडिसन हर बार एक नया फिलामेंट, एक नया मटेरियल ट्राई कर रहे थे। वो आपके उस वीडियो गेम वाले डेटा की तरह हर बार ये सीख रहे थे कि क्या काम नहीं करता है। अच्छा, मतलब वो हर नाकाम कोशिश के साथ एलिमिनेशन प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे थे। वे एक ही दीवार पर बार बार सिर नहीं मार रहे थे। बिल्कुल नहीं, बल्कि वे उस दीवार को पार करने के 10,000 अलग अलग रास्ते ढूंढ रहे थे। एग्जैक्टली। और यही वो मैकेनिज्म है जो डिल्यूजन और ग्रोथ माइंडसेट को अलग करता है। असफलता उनके लिए एक बंद दरवाजा नहीं था, बल्कि एक साइंटिफिक प्रयोग का हिस्सा थी। हर हार के साथ उनका डेटाबेस मजबूत हो रहा था। सही कहा। यहाँ से कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यही सेम साइकोलॉजी हमें बिजनेस की दुनिया के सबसे बड़े आइकॉन स्टीव जॉब्स की जिंदगी में भी देखने को मिलती है। हाँ, 1985 का वो दौर। बिल्कुल, वो दौर याद कीजिए जब स्टीव जॉब्स को उनकी अपनी ही बनाई कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। जिस कंपनी को उन्होंने अपने खून पसीने से खड़ा किया, उसी के बोर्ड मेंबर्स ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये किसी भी इंसान के ईगो को पूरी तरह खत्म करने के लिए काफी था। एक आम इंसान के लिए ये पूरी तरह से डिप्रेशन में जाने का कारण बन सकता था। हाँ, अपनी ही कंपनी से निकाला जाना तो इंसान के आइडेंटिटी पर सबसे बड़ा वार होता है। लेकिन जॉब्स की कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ यही है। अगर हम इसे एक बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो जॉब्स ने इस घटना को अपने करियर के अंत की तरह नहीं देखा। तो उन्होंने इसे कैसे देखा? देखिए, एप्पल के फाउंडर होने के नाते उन पर हर वक्त सफल दिखने का जो एक भारी मनोवैज्ञानिक दबाव था ना, जिसे हम कॉग्निटिव लोड कहते हैं, वो अचानक हट गया था। अच्छा, तो सफल स्टीव जॉब्स होने का जो टैग था वो असल में एक फिक्स्ड माइंडसेट का जाल बनता जा रहा था उनके लिए। बिल्कुल। सफलता इंसान को कई बार बहुत डरा देती है, क्योंकि उसे अपना रुतबा बनाए रखना होता है। जब जॉब्स को एप्पल से निकाला गया तो वे वापस शून्य पर आ गए। जापानीज ज़ेन फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट है शोशिन, जिसका मतलब है बिगिनर्स माइंड, यानी एक नौसिखिए का दिमाग। बिगिनर्स माइंड, ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट लगता है ना? जॉब्स ने खुद माना था कि एप्पल से निकाला जाना उनके साथ हुई सबसे अच्छी चीज थी। वेट, सच में? हाँ, क्योंकि सफलता के भारीपन की जगह अब एक नई शुरुआत के हल्केपन ने ले ली थी।
वो फिर से प्रयोग कर सकते थे। और इसी बिगिनर्स माइंड के साथ उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार जैसी बहुत ही इनोवेटिव कंपनियां खड़ी कर दी। मतलब उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार ही उनकी सबसे बड़ी क्रिएटिव जीत का ईंधन बन गई। एग्जैक्टली। अगर उन्हें एप्पल से निकाला न गया होता तो शायद वो नई रचनात्मकता कभी बाहर ही नहीं आ पाती जो बाद में उनके एप्पल लौटने पर दुनिया के सामने आई। ये साबित करता है कि असफलता सिर्फ एक इवेंट है, ये इंसान का फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। एडिसन हो या जॉब्स, दोनों ने ये समझा कि हारना एक प्रक्रिया है। फेलियर को सक्सेस में कैसे बदलें, इसका सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि इंसान अपनी आइडेंटिटी को अपनी हार या जीत से अलग रखना सीख जाए। बिल्कुल। तो अब तक हमने महान लोगों की कहानियां सुनी, उनके दिमाग की वर्किंग समझी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का। हाँ, थियरी तो समझ आ गई। राइट, हम थ्योरी जान गए हैं, लेकिन कोई भी इंसान इस ग्रोथ माइंडसेट को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू करे, फेलियर को सक्सेस में कैसे बदले। हमारे सोर्सेज में इसके लिए 3 बहुत ही स्पष्ट कदम बताए गए हैं। चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। तो पहला कदम है खुद से की जाने वाली नेगेटिव बातों यानी सेल्फ टॉक को बदलना। ये सबसे बुनियादी कदम है, क्योंकि इंसान का दिमाग हमेशा खतरे को भांपने के लिए डिजाइन किया गया है। जब भी किसी काम में विफलता मिलती है तो पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, मुझसे नहीं होगा या मैं इस लायक नहीं हूं। ये तो बहुत कॉमन है, हर किसी के साथ होता है। हाँ, ये दिमाग का सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो इंसान को दोबारा चोट खाने से बचाना चाहता है। लेकिन इस पहले कदम के अनुसार हमें इस न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स को हैक करना होगा। हैक करना होगा, वो कैसे कर सकते हैं? मुझसे नहीं होगा कहने के बजाय दिमाग को एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में डालना होगा। खुद से ये पूछना कि मैंने इस बार क्या गलत किया और मैं इससे क्या सीख सकता हूं। मतलब सिर्फ शब्दों का खेल है। शब्दों का असर दिमाग पर बहुत गहरा होता है। ये छोटा सा भाषाई बदलाव दिमाग के उस हिस्से को शांत कर देता है जो डर पैदा करता है, और उस हिस्से को एक्टिव करता है जो लॉजिक और समाधान पर काम करता है। वाओ, मतलब दिमाग को फोकस करने के लिए एक काम दे दो ताकि वो डरने की बजाय एनालाइज करने लग जाए। ये बहुत ही सॉलिड तरीका है। बिल्कुल है। अब दूसरा कदम जो इस मटेरियल में दिया गया है वो है क्रिटिसिज्म, यानी आलोचना को सही तरीके से लेना। लेकिन एक मिनट, यहां मुझे थोड़ा रुकना होगा। कहिए, क्या बात है? क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव तरीके से लो, ये सुनने में किसी मोटिवेशनल पोस्टर के कोट जैसा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली सोचें तो जब कोई हमारे काम की कमियां निकालता है तो बहुत बुरा लगता है, इंसान को गुस्सा आता है। बिल्कुल स्वाभाविक है। हाँ, ये एक इंसानी फितरत है। इस शुरुआती गुस्से को, इस ईगो हर्ट होने वाली फीलिंग को कोई भी इंसान सिर्फ ये बोलकर कैसे बदल दे कि मुझे इससे सीखना है? ये एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा करता है, और इसका जवाब हमारे दिमाग की बनावट में ही छिपा है। अच्छा। साइकोलॉजी बताती है कि हमारा दिमाग सामाजिक आलोचना या रिजेक्शन को बिल्कुल उसी तरह ट्रीट करता है जैसे वो किसी शारीरिक दर्द को करता है, फिजिकल पेन की तरह। हाँ, जब कोई हमारे काम की आलोचना करता है तो दिमाग को लगता है कि हमारी पूरी पहचान पर हमला हो रहा है, इसलिए हम तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं। तो फिर इस बायोलॉजिकल रिएक्शन से बचा कैसे जाए? ये तो वायर्ड है हमारे अंदर। तरीका यह है कि खुद को अपने काम से अलग कर दिया जाए। जब कोई कहता है कि ये प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी, तो फिक्स्ड माइंडसेट उसे सुनता है कि तुम किसी काम के नहीं हो। वो उसे पर्सनल अटैक मान लेते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ये समझते हैं कि आलोचना सिर्फ उस प्रेजेंटेशन की हो रही है, उनकी नहीं। जब फोकस नतीजे की बजाय प्रयास पर होता है तो आलोचना एक पर्सनल अटैक नहीं बल्कि एक टूल बन जाती है। बहुत खूब। याद रखिए, महानता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई कितनी बार गिरता है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हर बार गिरकर वो कितनी जल्दी वापस उठने का फैसला करता है। ये बहुत ही पावरफुल इंसाइट है। गिरना तय है, लेकिन वापस उठने का जो रिकवरी टाइम है, बिल्कुल असली खेल उसी को कम करने का है। बिल्कुल। और यही बात हमें तीसरे सबसे अहम कदम की ओर ले जाती है, जो है सिर्फ नतीजों के पीछे भागने के बजाय सीखने वाला गोल यानी लर्निंग गोल सेट करना। एग्जैक्टली। पर ये लर्निंग गोल्स और परफॉर्मेंस गोल्स में क्या फर्क होता है? बहुत बड़ा फर्क है। परफॉर्मेंस गोल होता है कि मुझे क्लास में टॉप करना है या मुझे इस क्वार्टर में सबसे ज्यादा सेल्स करनी है। इसमें सारा फोकस रिजल्ट पर होता है, और अगर रिजल्ट नहीं मिला तो इंसान पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन दूसरी तरफ लर्निंग गोल होता है कि मुझे अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को बेहतर करना है, या मुझे क्लाइंट के साथ नेगोशिएशन की कला सीखनी है। मैं समझ गई। मतलब जब लक्ष्य सिर्फ जीतना होता है तो हारना एक बहुत बड़ी त्रासदी बन जाती है।
लेकिन जब लक्ष्य किसी स्किल को मास्टर करना होता है तो हार भी उस सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब इंसान का फोकस अपनी स्किल को हर दिन बस 1% बेहतर करने पर होता है तो फिर हर दिन एक जीत होती है। बिल्कुल सटीक। और जब ये तीनों कदम एक साथ मिलते हैं ना, नेगेटिव सेल्फ टॉक को समाधान में बदलना, आलोचना को आइडेंटिटी से अलग करके फीडबैक की तरह लेना और परफॉर्मेंस की बजाय लर्निंग गोल सेट करना, तो इंसान का दिमाग पूरी तरह से रिवायर हो जाता है। आज की इस पूरी चर्चा का दायरा सच में बहुत व्यापक रहा। एडिसन के बल्ब से लेके जॉब्स के बिगिनर्स माइंड तक और अर्जुन समीर की कहानी से लेकर हमारे दिमाग के सर्वाइवल मैकेनिज्म तक बहुत कुछ कवर किया हमने। हाँ, तो इन सब बातों को अगर हम समेटें तो आज का मूल मंत्र यही है कि पुरानी विफलताओं के डेटा को एनालाइज करो और आगे बढ़ो। बिल्कुल। हमारे सोर्सेज भी इसी बात को बहुत ताकत के साथ कहते हैं कि इंसान को अपने अंदर हार से लड़ने की आग को ना बुझने नहीं देना चाहिए। सही बात है। जब भी असफलता मिले तो उस दर्द में डूबने के बजाय पूरे विश्वास के साथ दिस इज माई टाइम की भावना को अपनाना चाहिए। ये विश्वास की हर हार मुझे मेरे सबसे बेहतरीन रूप के करीब ले जा रही है। दिस इज माई टाइम, ये कोई खोखला नारा नहीं है, ये एक इंटरनल शिफ्ट है। ये खुद से किया गया एक वादा है कि अब पुरानी विफलताओं को पैरों की बेड़ी नहीं बल्कि आगे बढ़ने का रास्ता बनाया जाएगा। बिल्कुल। और जब लोग इस तरह की सोच रखते हैं तो वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक मिसाल बन जाते हैं। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? ये सवाल हमेशा हमें कुछ नया सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, अगर दुनिया की सबसे बड़ी सफलताएं सबसे बड़ी असफलताओं के गर्भ से ही जन्म लेती हैं, जैसा कि हमने एडिसन और जॉब्स के मामले में साफ तौर पर देखा, हाँ, तो क्या समाज में बिना फेल हुए सफल होने की जो एक पारंपरिक सोच बनी हुई है वो असल में सबसे खतरनाक फिक्स्ड माइंडसेट नहीं है? ये तो सोचने वाली बात है। जरा सोचिए, क्या वो इंसान जिसने अपनी जिंदगी में कभी बुरी तरह फेल होने का स्वाद ही नहीं चखा, वो असल में बहुत बड़े नुकसान में है? क्योंकि उसने कभी गिरकर उठना सीखा ही नहीं। एग्जैक्टली। क्योंकि जब कभी जिंदगी उसे धक्का देगी, और जिंदगी धक्का जरूर देती है, तो उसके पास वापस उठ खड़े होने का वो मसल मेमोरी या वो लचीलापन होगा ही नहीं। ये सच में एक बहुत ही गहरा विचार है और यही बात हमें वापस उसी बास्केटबॉल कोर्ट पर ले जाती है जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। माइकल जॉर्डन इसलिए महान नहीं बने क्योंकि उन्होंने कभी कोई शॉट मिस नहीं किया था, बल्कि इसलिए बने क्योंकि उस स्कूल टीम से हुए रिजेक्शन ने उन्हें वो आग दी, वो ग्रोथ माइंडसेट दिया जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बिल्कुल। तो अगली बार जब असफलता का सामना हो या कोई बड़ा रिजेक्शन मिले तो एक पल के लिए रुकिए, खुद से ये मत कहिए कि आप इसके लायक नहीं हैं। इसके बजाय खुद से पूछिए कि मैंने अभी क्या नया डेटा कलेक्ट किया है और इस डेटा के साथ मेरा अगला कदम क्या होगा।